आपके मित्र, आपके दोस्त डॉक्टर अजय भट्टाचार्य का आप सबको नमस्कार। आज हम अपना तीसरा अंक आपके पास लेकर के आ रहे हैं। आपको हमारे दोनों अंक पसंद आए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम अपने तीसरे अंक की शुरुआत करेंगे डॉक्टर धनंजय वर्मा जी की कविताओं के साथ। मैं पुनः एक बार बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर धनंजय वर्मा जी को। अगली कविता घर। 3 परिवर्तन हो चुके हैं अभी तक मेरे घर में। जब से ये मुनगे की डार पिछले तूफान में टूटी है, ये गौरैया का घोंसला मेरे भाई ने उठाकर फेंका है, ये अगस्त का फूल फल बना है या झरा है। गौरैया का घोंसला फिर बन गया है, मुनगे की डार में फिर फूल आ गए हैं, अगस्त का फूल फिर फूला है या निष्फल ही झरा है। मेरे घर में हो चुके हैं 3 परिवर्तन अभी तक। अगली कविता आकाश। धूप एक बेहद मटमैली तार तार झन्ना धोती मजूर की, झलमलाता झांकता बदन सूर्य, बौराए पेड़ बिरवे खंबे बच्चे मूक, रोशनी का ये ताल दुकूल, धुआं लहराए, बाट जोती टहनी बरौनी पे सारी खुली आंख सा आकाश। अगली कविता शीर्षक प्रेम। रेखा से पानी का लोटा लुढ़क गया, बहता बहता पानी धरती के कंकर भिगो गया फिर सूख गया। अम्मा ने रेखा को समझाया, पानी आबरू है बिटिया। अगली कविता प्यार। एक पंछी परेवा रंगीन परों वाला वादी में मोहकता की उड़ता फिरता है, दौड़ो तो पकड़ने को भागता है, कभी कभी अयाचित अनचाहा घुसता है कमरे में, हकालो तो बार बार मंडराता है, अहेतुक टीसता है। अगली कविता दावा। पथरिया पहाड़ी की ऊंचाई पर आज हम उन्नत मन उन्नत से नीचे गहरी खाई को हिकारत से देखते हैं। धरती ने गहरी खाई तक धंसकर हमें यह ऊंचाई दी है, ताल ठोक कर खाई पर दावा है हम उससे ऊंचे हैं। अगली कविता सुख दुख। सुख सरिता का जल बहता बहाता, बांधों में बांधते रोकते अगोरते हम क्या बांध पाते हैं। दुख स्वयं बांध चौहद्दी जमीन की, बहना तो दूर की कीच कांदो पालता है, मन से उमग कर आत्मा के पंकज उगाता है। अगली कविता वासना। आंच में तपकर दूध उफना आग ने पी लिया, एक सौंधी महक माहौल में समा गई, वासना का ज्वार संयम की सीमाएं तोड़ उफना, दमित आकांक्षा ने तृप्ति पाई, एक दर्द मीठा सा मन में जगा भला लगा, दूध चुक गया वासना बुझ न पाई। अगली कविता प्रार्थना। मैंने पूछा, यदि मैं मर गया अर्थी को कंधा मिलेगा, मेरी कब्र सुनेगी क्या प्रार्थना के 2 शब्द। उत्तर मिला, फातिहा कौन पढ़ेगा। अगली कविता अभिमान। मन जब थक जाए कई बार
कुछ पल ऐसे भी आते हैं, अभीप्सित कुछ मिल जाता है वसंत की अंगड़ाई में। कभी भी यौवन की बाहें अनखुली नहीं रही। वसंत चले भी जाओ, प्रतिदान मांगता हूं, दान नहीं। अगली कविता। भोर। अभिसार से लौटते निर्जन सन्नाटे में पलाश के लाल दहकते अंगारों पर पपड़ाई राख की परतें चढ़ गई। ऊँघते संतरी ने दूसरे दिन का घंटा पूरी कर्कशता से बजा दिया। बिदाती रात के सूनेपन को चीरता फड़फड़ाता परिंदा उड़ा आगत के स्वागत में। लिपे पुते ढिगाए आंगन में रंगोली के चौक पुरे हैं। कलसा का दीप जगमगा रहा है। तोरण सजे द्वार पर रोली लगी दीप शिखा दीप्ति पा रही है। भोर हो रही है। अनीता सवरवाल जी की कहानी ऑर्किड आप सभी मित्रों को बहुत पसंद आई है। मैं अनीता जी से विनती करूंगा कि वो अपनी कहानी ऑर्किड आगे बढ़ाएं और आप सबके सामने फिर से लेकर के आए। कहानी ऑर्किड्स के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। स्वास्तिका को देखकर लग रहा था जैसे रो ही पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें घर तक छोड़ूं या बस स्टॉप तक? पल्लव ने पूछा तो मैंने गुस्से में कहा था, पल्लव बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें लड़कियों से ढंग से बिहेव करना आना चाहिए। क्या गलत कह रहा है? कहाँ हो रही है बारिश? रुखसाना ने कहा। मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कर सकता हूँ क्या? अंकल आप भी मजाक नहीं समझते कभी कभी। मैं लगातार हार रहा था या रुखसाना हार रही थी? स्वास्तिका के लिए मुझे और भी पक्का कर रही थी। वे लोग चले गए तो मैंने रुखसाना की मदद की बर्तन उठाने में। तुम्हें इतनी सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए था रुखसाना। उस लड़की का चेहरा देखा था, बस रोई ही नहीं। ठीक है, घर जाकर रो लेगी। तुम जानते नहीं क्या कि मुझे इस तरह नज़दीकियां जताना पसंद नहीं। आगे के लिए समझ जाएगी। तुम्हें लगता है वह दोबारा आएगी? कहकर मैं स्टडी में चला गया था। रुखसाना को एक सेमिनार में भाग लेने लखनऊ जाना था। उसे ट्रेन में बिठाकर मैं घर आ गया। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। एक कविता नहीं, कविता की कुछ पंक्तियां ही लिखी थी। इतने सालों बाद कैसे लिखा गया मैं खुद हैरान था। मुझे अच्छा भी लगा। उस रात नींद भी बहुत अच्छी आई। अगली सुबह काफी खुशगवार थी। पेड़ पौधों और फूलों के चेहरों पर ताजगी थी। आसमान में सफेद बादल इधर उधर आजादी और बेफिक्री से घूम रहे थे, तैर रहे थे जैसे। मैं बेडरूम की खिड़की से यह सब देख रहा था और साथ ही सुन रहा था परिंदों की चहचहाहट। यह जो पीछे कोने में बांस का झुरमुट है ना, इस पर इतनी तरह के परिंदे आते हैं कि बस एक दूसरे से जाने क्या क्या कहकर उड़ जाते हैं। दिन ढलने पर फिर यही महफिल जमती है। मैं नहीं जानता कि उनमें से कितने और कौन से परिंदे यहाँ बसेरा करते हैं। तेज हवा चलने पर बांस के पेड़ झूमते हैं तो उस पर बैठे परिंदे भी साथ साथ खिलौने लेते हैं। उड़ते नहीं, उन्हें मज़ा जो आता होगा। सालों से यह देखता आ रहा हूँ, पर आज यह सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैंने चाय बनाई और कप लेकर बाहर लॉन में आ गया। घास पर पैर रखने का मन नहीं हुआ मेरा। पूरा लॉन उसकी बूंदों से चमक रहा था। उन बूंदों को मैं कैसे तहस नहस कर सकता था? मैं वहीं बरामदे में ही बैठ गया। तभी गेट खुला। गुड मॉर्निंग सर। मैं देखता ही रह गया, जवाब ही नहीं दे पाया और स्वास्तिका गेट बंद करके अंदर ही चली आई। तुम इतनी सुबह अकेले क्यों? सब ठीक तो है ना? मैं हैरान हो गया था। पहले गुड मॉर्निंग कहिए, फिर चाय पिलवाइए, उसके बाद कुछ पूछिए। वह खिलखिला दी। गुड मॉर्निंग स्वास्तिका। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए लगा कहीं कुछ। मैंने खड़े होकर उससे बैठने के लिए कहा। उसने हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। सुबह सुबह के ताज़ा खिले गुलाब की तरह था उसका चेहरा। गुलाब ही क्यों, कोई भी फूल हो सकता।
चाय पियोगी ना? ज़रूर। मे आई हेल्प? वह उठी लेकिन बैठ गई उठते उठते। उसके चेहरे पर एक झेपी सी मुस्कान थी। रुखसाना यहाँ नहीं है, तुम चाहो तो चाय बना सकती हो, मेरे लिए भी। वह खुश हो गई थी। मैंने बाद में देखा था कि वह अक्सर छोटी छोटी बातों से ही बहुत खुश हो जाती थी। कभी फूल दिए जाने पर, या कोई किताब, या उसकी ड्रेस या नए हेयर स्टाइल की तारीफ करने पर भी। उसे चाय बनाते देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। साफ समझ में आ रहा था कि उसे काम करने की आदत नहीं है, फिर भी वह सब कुछ बड़े सलीके से कर रही थी। मुझे लगा जैसे रोज वही चाय बनाती आ रही हो मेरे लिए, और आज के बाद वही बनाएगी। हाँ, थोड़ा संकोच भी था उसमें। कप कौन से? जो तुम्हारा मन हो। मॉर्निंग कप, मतलब सुबह की चाय के तो अलग कप होते हैं ना? उसने 2 कप उठा लिए। इनमें से कोई खास आपका या मैम का तो नहीं? नहीं, हम लोग 50 साल के हो चुके हैं यंग लेडी। 52 का हूँ मैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। फिर भी मेरा मन चाह रहा था कि वह उसी कप में चाय पिए जिसमें मैं अक्सर पीता था, या आज वह जिस कप में चाय पिएगी मैं उसी में पिया करूँगा। अब ऐसी बेतुकी बातों के लिए भी तो मैं 52 का हो चुका था ना। चाय लेकर हम ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। तभी उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि मैडम यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो। उन्हें बुरा लगेगा ना? उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुनाह कर दिया हो यहाँ आकर। वैसे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बुरा भी नहीं लगेगा। एक बात बताओ स्वास्तिका, तुम इतनी सुबह कैसे उठ जाती हो और सैर के लिए भी आती हो? आज कई सालों बाद इतनी जल्दी उठी हूँ। ना ही मैं सैर के लिए जाती हूँ। मैंने देखा है कि ज़्यादातर मोटी मोटी औरतें ही सैर के लिए जमा करती हैं। मैं भी जब बहुत मोटी हो जाऊंगी ना, तभी इस बारे में विचार करूँगी। वह हंस दी। मैं तो एक खास वजह से आई हूँ। मालूम, मैंने एक पोएम लिखी है कल रात। पहली पोएम है मेरी। सुबह उठी तो मैं बहुत खुश थी। मन हुआ कि आपको सुनाऊं, पर अब लग रहा है कि क्यों चली आई। एकदम मन होता है ना कई बार कि अभी यह हो जाए, मतलब कुछ मन में आए और एकदम पूरा होने की इच्छा होने लगती है। वैसा ना हो तो बुरा लगता है। और कई बार यह भी सोचती हूँ कि यह क्या बेवकूफ़ी कर दी, जैसा कि अब सोच रही हूँ। मैं सच में स्टूपिड हूँ ना? आने से पहले यह तो सोच लेती कि आपको या मैडम को कैसा लगेगा। भला यह भी कोई वक्त या तरीका है पोएम सुनाने का? तुम बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो। तुम एक छोटी बच्ची हो, और बच्चों के लिए भला किसी काम का कोई तरीका या वक्त होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे ही तो चाहते हैं कि उनके मन का हो। वक्त के बारे में और कानून कायदों के बारे में तो बड़े ही सोचते हैं। तुम तो यह भी चाहती होगी कि बेमौसम फूल खिले, तेज धूप में बारिश की चाहत करती होगी। ऐसा ही बहुत कुछ। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? सच कह रहे हैं आप। मैं तो सोचती हूँ मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा ही होता होगा। जो हो रहा है उसके विपरीत ही सोचता होगा। हाँ, यह तो है। लेकिन यह बात कि अभी उठकर चली आई बिना कुछ सोचे समझे, यह तो हर कोई नहीं करता ना। तभी वह कुछ सोचकर मुस्कुरा दी और बोली, अजीब अजीब सी बातें करने का मन होता है मेरा। एक फूलों वाला किस्सा हो चुका है मेरे साथ। मैं पहली बार दार्जिलिंग गई थी। वहाँ मैंने बहुत सारे ऑर्किड्स देखे। मैं तो उन्हें देखती ही रह गई। मैं सारा इलाका उन दिनों इन्हीं फूलों से भरा हुआ था, जामुनी, गुलाबी और नीले रंग के। मैं वहाँ से ढेर सारे ऑर्किड्स ले आई, पर उन्हें संभाल नहीं पाई। काफ़ी देखभाल की, पर वे सब सूख गए। मैं कई दिन तक रोती रही, उदास रही। मामा ने कहा कि मैंने उन्हें उनके पेड़ों से, उनकी ज़मीन और उनकी आबो हवा से अलग कर दिया। दूसरी जगह जाकर बसना आसान नहीं होता। मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी। पता है, जिन टहनियों पर वे लगे हुए थे ना, मैंने कितने ही दिन उन्हें संभाल कर रखा था। शायद वे खिल जाएं। कुछ साल बाद हम फिर गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब मैं कभी नहीं देख सकती उन फूलों को। कहाँ चले गए? पता चला कि तब उनके खिलने का मौसम नहीं है।
मैंने खूब दुआ की सारे भगवानों से, काश वे एक बार खिल जाएं, मैं उन्हें नहीं तोड़ूंगी। मैं नहीं जानती कि यह मौसम बेमौसम क्या होता है। आखिर फूलों का भी तो हमारी तरह मन होता होगा ना। ये क्यों चाहेंगे गायब होना? जिस फूल का जब मन हो खिले, जब तक मन हो खिले। ऐसी पगली लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं एकटक उसे देखता रहा। चलती हूँ मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था शायद। मैं खुद नहीं कर रहा था कुछ भी, ना ही मेरे दिलो दिमाग में कुछ आया था। किसी ने जैसे खींचकर मुझे उठाया और मैंने स्वास्तिका के माथे को हल्के से चूम लिया। सिहर गई वह, कितना डर गई थी। मेरे देखते देखते उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई और मैं सोफे पर बैठ गया। क्या हो गया था मुझे? शर्म आ रही थी अपने ऊपर। क्या सोचती होगी वह? मेरी बेटी होती तो उससे 2-4 साल ही बड़ी होती। सच तो यही था कि मैं उसे एक बच्ची के रूप में ही तो देखता था। उसके बचपने से ही तो स्नेह था मुझे। उसकी बच्चों जैसी हंसी और सादगी ने मुझे बेहद प्रभावित किया था। हर इंसान के अंदर एक सादगी होनी चाहिए और होती भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। नमस्कार। अब इसी कहानी के साथ हम आपसे मिलेंगे इसी वक्त अगले शुक्रवार। मैंने सही कहा था ना मित्रों। हमारे अभिन्न मित्र निरंजन श्रोत्रिय जी एक नया ही कलेवर लेकर के आ रहे हैं युवा कवियों का आपके पास। आपको फिर से माइक देता हूं निरंजन जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आज हम सुनते हैं दोस्तों संदीप नाइक की कुछ कविताएं। संदीप नाइक फ्रीलांसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और उनकी लगभग 30 कहानियां और 150 से ऊपर कविताएं देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। संदीप को वागीश्वरी पुरस्कार और रमाकांत शास्त्री पुरस्कार जो समसामयिक लेखन के लिए दिया जाता है वो प्रदाय किया गया है। जब हम संदीप की कविताओं को देखेंगे तो हम पाएंगे कि अपने आसपास के ब्यौरे, अपने परिवेश के ब्यौरे, अपनी जमीन के ब्यौरे उनकी कविताओं में आते हैं और बहुत आत्मीयतापूर्वक आते हैं। अपनी जड़ों से, अपने आसपास से, अपने पर्यावरण से उनकी एक गहरी संलग्नता हम उनकी कविताओं में पाते हैं। तो चलिए सुनते हैं संदीप नाइक को। 2-4 छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। पहली कविता का शीर्षक है खिड़कियाँ। कुछ धूप के अक्स हैं मेरे पास, बरसात की बूंदें सहेजी हैं तुम्हारे लिए। ओस के धागों से बुना है आवरण, आसमान के रंग से भरी है झोली। पृथ्वी के समान घूम घूम कर लाया हूँ, समुंदर की तलछटी से मोती और सीपियाँ। ऊंचे पहाड़ से कुछ सपने लौटता हूँ तो हाथ भरे हैं हरियाली से। सब कुछ इकट्ठा किया है कि जब देने को ख़त्म होगा सब, तो प्रेम बचाने के लिए यही सब काम आएगा। संसार प्रेम से ही चल सकता है, जिंदा नहीं रह पाऊंगा प्रेम के बिना। कहने के लिए मुझे किसी दिन का इंतज़ार नहीं होता। दूसरी कविता है खारे कुएं में कविता। सही ट्रेन मिल जाए तो 1.5 घंटे में, नहीं तो 3 घंटे भी लग जाते हैं भोपाल से बासोदा आने में। स्टेशन से उतरकर किशोरों युवाओं की भीड़ बाई गली में मुड़ते हुए देखता हूँ। एक ठेले पर रुकता हूँ गर्म चाय पीने को, तो कोहरे ने घेर रखा है पूरे कस्बे को। अदरक खत्म हो गई है, लड़का लेने गया है या बनाने नहीं मालूम। ग्राहक हंसते हैं और गपागप निपटा देते हैं गर्म कचौड़ी और भाजी वड़ा। पूरी गली में देश के सम्मानित नागरिकों की भीड़ एक कोठरी में समा जाती है जिसे कोचिंग कहते हैं। कॉलेज यहाँ से 2 किलोमीटर है घाटी पर। फिर पूछता हूँ खारा कुआ वाली गली, वाइन शॉप के नज़दीक से अंदर घुसिए, दाहिने मुड़िए, मुड़कर पूछ लीजिए नायक साहब का मकान। मैं यहाँ नायक हूँ, हंसता हूँ,
ठेले वाला मुझे औचक सा देखता है। यह कस्बा 2 कवियों का कस्बा है मेरे लिए। कस्बे के नोट्स कविताओं की जुबान में पढ़े, रंग बिरंगी चिड़ियाओं गिलहरे की भाषा में लिखी किसी मौन साधक की छोटी मारक कविताओं के संसार के लंबा रास्ता राबता रहा है। मैं मुतमईन हूँ कि इतिहास में दर्ज इस गंजबासौदा का जब भी मूल्यांकन हो, मणिमोहन और नीलेश को याद रखा जाए। मैं जाने से पहले एक पट्टिका यहाँ स्टेशन पर ठोकना चाहता हूँ कि मुस्कुराइए, आप कवियों के कस्बे में हैं। एक कविता असगरी बाई के लिए लिखी है। संगीत से मेरा लंबा नाता रहा है और सौभाग्य से मैं एक ऐसे शहर में पला बढ़ा जहाँ संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजती थी, चाहे वो उस्ताद रज्जब अली खां साहब हो या पंडित कुमार गंधर्व हो। एक कविता मैंने असगरी बाई के लिए लिखी है। हाल ही में मैं टीकमगढ़ गया था तो वहाँ पर यह कविता लिखी गई। सुने किले की बुलंद आवाज़ असगरी बाई, अंगुलियां टूट गई 84 मात्रा गलत गिनते, सिर के बाल मुंडवा दिए नदीम खान साहब ने। जो बाहर जाने की बात की, उस्ताद का अनुशासन ही गाना सिखाता है। बुंदेलों के आंगन में निर्भीक रही, गाती रही ध्रुपद जो शास्त्रीयता में भी जटिल था। एक समय में जब बच्चियां आंचल से ढक कर अल्लाह से दुआ मांगती थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, तो वह आरोह और अवरोह के बीच झूला करती थी। सूने किले की प्राचीर पर बैठ याद करती है विक्रम सिंह जुदेव को, उनके दरबार को याद करती है। हंसती है पोपले मुंह से और आंखों से छलक आते हैं आंसू। सफ़ेद साड़ी में चलती वह धूप में कितनी चमकदार हो जाती है। इतिहास का साया मंडराते देखा था उस दिन टीकमगढ़ में उनके चेहरे पर, जब लगभग डांटते हुए बोली थी कि सुर नहीं लगाया सही तो ईश्वर भी नाराज हो जाता है। मेरी अंगुलियां देख लो जो अभी तक टेढ़ी हैं। अपनी मुफलिसी में गला लेकर घूमती रही, पड़ी बीमार तो इस महादेश में दवा के रुपये नहीं थे, फिर भी गाती रही। ओरछा में राजा राम के मंदिर में शीश नवाकर ठसक से गाती थी, ऐसे कि सन्नाटा छा जाए महफिल में। ध्रुपद जब खत्म हो रहा था, गिने चुने बचे हैं लोग जो साधना कर अलापते हैं, तो बहुत याद आती हो असगरी आपा। टीकमगढ़ की गुझिया खाते जाना, कल मुहा 2 ही देगा, वो भी लाइन में लगाकर। मेरा नाम कहना तो रुपये ना ले शायद। असगरी बाई जब मरी तो उसके पहले भरपूर जी ली थी। 27 की उम्र कम नहीं होती, 87 की उम्र कम नहीं होती। सांसों में अभ्यास का दम था। कहने लगी थी, अब दिन आ गए हैं। डूबते सूरज की रोशनी में किले की प्राचीर पर उनकी छाया बहुत लंबी बनती थी। एकांत के बियाबान में वो गायन की। तो आपको हमारा ये तीसरा अंक कैसा लगा? अपने कमेंट्स भेजिए। और साथ साथ जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपकी रचनाएं, आपकी कविताएं, आपके लेख आप हमें ज़रूर भेजें। ईमेल आईडी हमारा है समावर्तन145@gmail.com। वेबसाइट है www.samavartan.com। और हाँ, फेसबुक और यूट्यूब में तो हम हैं ही, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके लेखकों का, आपके कविताओं का, आपकी रचनाओं का। ज़रूर जल्दी से भेजिए हमें। मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।